डेफिनेशंस, कोई भी आप एक्ट पढ़ लीजिए, चाहे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हो, कंपनीज एक्ट पढ़ा हो, इनकम टैक्स एक्ट आप पढ़ने वाले हैं, हर एक्ट में डेफिनेशंस तो होती है जहां पर वो कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको समझाते हैं। वैसे ही जो डेफिनेशंस हमारे इनकम टैक्स एक्ट में है वो सेक्शन 2 में गिवन है, और जनरली सभी जो एक्ट होते हैं उसके सेक्शन 2 में डेफिनेशंस ही दे रखी होती है, ऐसा लिखा हुआ है। ये जनरल प्रोविजन है, हो सकता है किसी एक्ट में ना भी हो, पर मैक्सिमम एक्ट आप उठा लीजिए, कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा, सेक्शन 2 जो है डेफिनेशन का सेक्शन होता है। सर समझ नहीं आ रहा, सेक्शन 2 डेफिनेशन का है तो सेक्शन 1 किसका होता है? दोस्तों सेक्शन 1 में जो है एप्लीकेबिलिटी लिखी होती है कि ये एक्ट कहां पर अप्लाई करेगा, और हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो पूरे इंडिया पर अप्लाई करेगा। सेक्शन 2 मैंने आपको बताया था डेफिनेशन का सेक्शन होता है, और इसमें जो डेफिनेशन दे रखी होती है वो पूरे एक्ट पर अप्लाई करती है, पूरे एक्ट पर अप्लाई करती है। यानी जहां भी उस शब्द का प्रयोग किया जाएगा आप वही मीनिंग समझेंगे जो सेक्शन 2 में उसकी डेफिनेशन में दे रखा है। अगर उसी वर्ड का मीनिंग सेम वर्ड का मीनिंग कहीं और भी दे रखा है किसी चैप्टर के अंदर, तो वो जो मीनिंग होगा वो उस चैप्टर के लिए रिलेवेंट रहेगा, और उस चैप्टर के बाहर सेक्शन 2 में जो मीनिंग होगा वही अप्लाई करेगा होल एक्ट पर। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि रिलेटिव है, तो रिलेटिव जो है उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में गिवन है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के चैप्टर में भी गिवन है। तो जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में जो रिलेटिव का मीनिंग है उसे हम वहां पर मान्यता देंगे, उसको समझकर पढ़ेंगे कि हाँ रिलेटिव का ये मीनिंग होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के चैप्टर के लिए। बट जब हम उस चैप्टर से बाहर आ जाएंगे और बाकी एक्ट में रिलेटिव लिखा होएगा तो हम उसी मीनिंग को समझेंगे जो सेक्शन 2 में गिवन है। तो इसीलिए आपको समझाया है। और डेफिनेशन जो 3 प्रकार की होती है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपकी बुक में नहीं लिखा था, अब मुझे पता लगा वो तो नोट्स में भी लिखा हुआ है। बुक में तो नहीं है पर नोट्स में मैंने लिखा हुआ है, पहले भी पढ़ाया हुआ है, इसको बाद में पढ़ा सकता था, पर ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो डेफिनेशन है उसके 3 टाइप होते हैं। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऐसी होती है जिसमें लिखा होता है इट मीन्स और इसके आगे कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। एग्जॉस्टिव डेफिनेशन मीन्स से स्टार्ट होता है, इट मीन्स, इंडिया मीन्स। एक टाइप की डेफिनेशन होती है जो इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है, जो स्टार्ट होती है इट इंक्लूड्स। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है इट इंक्लूड्स रैट, कैट, डॉग, यानी कि सभी सब जो पेट एनिमल्स है इसमें इंक्लूड हो जाएंगे जिसका नेचर इनसे मिलता होगा। बट अगर मैं यहां पर लायन लिखूं, टाइगर लिखूं, तो उनका जो नेचर है वो पेट एनिमल जैसा नहीं है। एनिमल तो है वो भी, पर इन सब का नेचर अलग है। डॉग, कैट, रैट पालतू हो सकते हैं, लायन पालतू नहीं हो सकता, ये वाइल्ड एनिमल है। बट इसी के लिए अगर आप यहां पर देखेंगे रैट, कैट, डॉग है तो उसमें रैबिट आ सकता है, आ सकता होगा, रैबिट को पाल सकते हैं, आ सकता है। तो कहने का मतलब समझाने के लिए लिखा गया है कि जो इंक्लूसिव डेफिनेशन होती है उसमें जो चीज़ें लिखी होती है अगर उससे मिलते जुलते नेचर की और चीज़ें भी हैं तो उसमें वो इंक्लूड ऑटोमेटिकली हो जाती है, एक तरीके की ओपन डेफिनेशन होती है। और आखिरी टाइप होता है हाइब्रिड डेफिनेशन जिसमें लिखा होता है इट मीन्स एंड इंक्लूड्स, यानी ये बता दिया कि इसका मतलब क्या है वो आप समझ लीजिए, और उदाहरण के तौर पर लिख दिया कि इसमें ये इंक्लूड भी होता है। एक तरीके की यह भी इंक्लूसिव डेफिनेशन ही होती है, क्योंकि जो भी चीज लिखी है इट इंक्लूड्स ये उससे मिलती जुलती और चीजें भी इस डेफिनेशन में इंक्लूड करी जा सकती है। पर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन में आप अपने आप से कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। ये 3 टाइप की डेफिनेशंस होती है, और अब हम डेफिनेशंस जो एक्चुअली में है उसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशंस अंडर सेक्शन नंबर 2। सबसे पहली डेफिनेशन है असेसी की डेफिनेशन, जिस वर्ड का प्रयोग मैंने बहुत बार पहले भी किया है पुरानी क्लासेस में। वो सेक्शन 2 क्लॉज 7 में दे रखी है। ये जो ब्रैकेट में लिखा है वैसे तो सब सेक्शन होता है, पर सेक्शन 2 के ब्रैकेट वाले को क्लॉज पढ़ते हैं। अब क्यों पढ़ते हैं? उनका मन करता है इसलिए पढ़ते हैं। लॉ मेकर ने लिखा कि इसको क्लॉज पढ़ेंगे तो क्लॉज पढ़ेंगे, बात खत्म। जो भी प्रैक्टिस चलती है हमें तो उसको फॉलो करना है। वो प्रैक्टिस क्यों बनाई है उसके लिए लड़ सकते हैं, उसको चेंज करवा सकते हैं, बट बड़ा मुश्किल है। तो इसके ब्रैकेट में जो लिखा होता है इसको क्लॉज पढ़ते हैं। और सेक्शन 2 के क्लॉज 7 में क्या लिखा है? असेसी मीन्स अ पर्सन बाय whom एनी टैक्स और अदर अमाउंट इज पेएबल अंडर दिस एक्ट
टैक्स तो समझ में आता है, इनकम टैक्स देना पड़ सकता है, बट ये अदर अमाउंट क्या है? देखिए, हो सकता है कि उसको कोई फाइन देना हो, कोई पेनल्टी देनी हो, कोई इंटरेस्ट देना हो। इस एक्ट के अंडर टैक्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें देनी पड़ सकती है। तो जिस भी इंसान को टैक्स देना है, इंटरेस्ट देना है या फिर पेनल्टी देना है, कोई भी अमाउंट देना है, कोई डिमांड वगैरह आई है वो देना है, भले ही टैक्स का पोर्शन हो या जो भी है, कोई भी अमाउंट आपको देना है, उस पर्सन को असेसी बोलते हैं। यानी कि इट मीन्स एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स हाइब्रिड डेफिनेशन। असेसी का मतलब आपको समझा दिया और उसमें आगे ये लिख दिया कि इसमें ये चीजें भी आती हैं, ये लोग भी आते हैं। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी अंडर दिस एक्ट। वाह वाह, डीम्ड वर्ड का प्रयोग कर दिया। मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। डीम्ड का मतलब है मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा। तो यानी कि इस एक्ट में अगर किसी को बोल दिया कि आप असेसी हो, तो फिर वो इंसान, वो पर्सन असेसी माना जाएगा। पर्सन यानी कि कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, हफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, एलएलपी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, कुछ भी हो सकता है। इंक्लूड्स, ये भी आएगा, ये भी आएगा। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन असेसी इन डिफॉल्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। यानी कि हमारे एक्ट में अगर बोल दिया कि कोई असेसी इन डिफॉल्ट है, तो वो असेसी इन डिफॉल्ट भी असेसी माना जाएगा। असेसी इन डिफॉल्ट का मतलब जिस बंदे ने कोई एक्ट का प्रोविजन ना माना हो और डिफॉल्ट कर दिया हो प्रोविजन का पालन करने से, उसे एक्ट में असेसी इन डिफॉल्ट लिखा गया है, जो कि सीए फाइनल में आप पढ़ेंगे, असेसमेंट प्रोसीजर्स में पढ़ेंगे ये सारी बातें। और जो इंसान असेसी इन डिफॉल्ट है वो भी असेसी की डेफिनेशन में आएगा। यानी कि जिसको एक्ट में बोला कि आप असेसी हो तो हो, जिसको टैक्स पे करना है वो असेसी है, किसी को कोई अमाउंट पे करना है एक्ट में वो भी असेसी है। एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under this act has been taken for the assessment of his income। अब आप लोग हैं, अपना इनकम नहीं दिखाते, रिटर्न नहीं भरते, चलेगा, पर क्या डिपार्टमेंट भी शांत बैठेगा? क्या नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शांत नहीं बैठेगा। वो सतर्क हो जाएगा कि ये इंसान की इतने पैसे कमाता है ये, पर टैक्स भरता नहीं है, इसकी असेसमेंट कर कर देखते हैं, हम चेक करेंगे इसकी इनकम कितनी निकल रही है और फिर पता लगाएंगे कितना टैक्स बनता है और फिर इसे डिमांड करेंगे। तो यहां पर क्या लिख दिया है कि अगर किसी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, कि उसकी इनकम की असेसमेंट स्टार्ट कर दी गई है, तो वो भी पर्सन जो है असेसी माना जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप लोग में पहले जो है रिटर्न भरते हो, आप लोग बाद में भरनी छोड़ दी हो, तो जिस ईयर में भरनी छोड़ दी उसमें तो आपको टैक्स हो सकता है ना देना हो, पर उस ईयर में हो सकता है आपकी पुरानी इनकम पर असेसमेंट चल रही हो, पुरानी इनकम को असेस किया जा रहा हो, तो भी आप असेसी माने जाओगे। यानी कि असेसी कौन होता है अगर पूछ लिया गया क्वेश्चन, वैसे पूछा जाता नहीं है पर अगर पूछ लिया गया तो आप क्या बोलेंगे? जिस इंसान को टैक्स या कोई अमाउंट देना होता है इस एक्ट में, वो असेसी होता है। जिस इंसान को डीम टू असेसी कहा गया है वो असेसी होता है। जो इंसान कोई डिफॉल्ट कर देता है, इस एक्ट का पालन नहीं करता, उसे असेसी बोला गया है, असेसी इन डिफॉल्ट बोला गया है। जो इंसान के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग हमारा डिपार्टमेंट निकाल देता है उसकी इनकम को असेस करने के लिए, वो भी असेसी बोला गया है। तो ये सब लोग जो हैं असेसी होते हैं। सर असेसी समझ में आ गया, तो ये असेसमेंट क्या होती है वो सेक्शन 2 क्लॉज 8 में गिवन है। व्हाट इज असेसमेंट? इनकम टैक्स असेसमेंट क्या होती है ये आपको सेक्शन 2 क्लॉज 8 में गिवन है। देखिए दोस्तों, जो भी आपकी प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर आपका 1920 चल रहा है या 2021 चल रहा है, उस हिसाब से आप देखेंगे जो भी आपका प्रीवियस ईयर है उसकी इनकम असेसमेंट ईयर में 2021 या असेसमेंट ईयर 21-22 जो भी है, अगले साल असेसमेंट ईयर में आप रिटर्न भरते हैं, आप अपना फाइनल टैक्स भरते हैं, पर क्या जो आपने टैक्स भरा है डिपार्टमेंट मान ले कि जो आपने भरा है वो बिल्कुल सही है, कोई झोल नहीं किया, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, मान ले उसे? आंसर इज नो। डिपार्टमेंट चाहे अगर तो वो आपकी चेकिंग कर सकता है, बट उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सब लोगों की चेकिंग करे, इसलिए सिर्फ 1% 2% जो रिटर्न होती है उसे स्क्रूटनी में लाया जाता है, उनकी असेसमेंट करी जाती है, यानी कि उनकी चेकिंग करी जाती है। इसीलिए असेसमेंट का मतलब होता है प्रोसीजर फॉलोड बाय असेसिंग ऑफिसर, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर या जो भी बंदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है जो आपकी इनकम को कैलकुलेट करेगा, दोबारा से असेस करेगा,
उसकी बात करी जा रही है। प्रोसीजर फॉलोड बाय असेसिंग ऑफिसर टू डिटरमाइन द इनकम ऑफ एन असेसी बाय वे ऑफ नॉर्मल असेसमेंट और बाय वे ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ एन इनकम प्रीवियसली असेस्ड। यानी कि आपकी जो इनकम है अगर उसको कैलकुलेट करना चाहेगा, स्क्रूटनी में लाएगा, नॉर्मल उसकी असेसमेंट करेगा, चेकिंग करेगा, असेसमेंट का मतलब चेकिंग करेगा, तो उसे असेसमेंट बोलते हैं। या आपकी इनकम जो है पहले असेस हो गई हो, कैलकुलेट हो गई हो, बट बाद में उसे रियलाइज हो कि भाई जो मेरे जूनियर ने आपकी इनकम असेस कर दी तो कुछ ना कुछ पैसे खाकर कुछ ना कुछ झोल करा है, तो सीनियर बंदा कहेगा मैं दोबारा से असेस करूंगा, दोबारा से चेकिंग करूंगा, तो उसे बोलते हैं रीअसेसमेंट। तो असेसमेंट करनी या रीअसेसमेंट करनी दोनों को ही असेसमेंट बोला जाता है, असेसमेंट की डेफिनेशन में आता है। सेक्शन 2 क्लॉज 8 में लिखा है। 2 वर्ड की मीनिंग हमने डिस्कस करे। आज हम कंपनी का मीनिंग भी समझेंगे, कितने कितने टाइप की कंपनीज होती है, और फिर आपकी क्लास को कंप्लीट करेंगे। बात समझ में आ गई आपको? कंपनियों का मीनिंग भी डिस्कस करेंगे, इंडिया का डेफिनेशन भी डिस्कस कर लेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। कंपनी जो है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 17 में कंपनी की डेफिनेशन लिखी गई है। वहां पर बोला गया है कि कंपनी मीन्स, इंक्लूड्स नहीं है, मीन्स। कंपनी मीन्स इंडियन कंपनी, कंपनी मीन्स फॉरेन कंपनी, कंपनी मीन्स एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट and whether Indian or not, which is declared by CBDT to be a company। यानी 3 चीजें इस डेफिनेशन में डाल दी कि इंडियन कंपनी भी कंपनी है, फॉरेन कंपनी भी कंपनी है, एनी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, बॉडी जिसको CBDT ने डिक्लेयर कर दिया भाई तू तो कंपनी है, तो वो भी कंपनी है। CBDT कौन होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBDT होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये कंपनी की डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए कंपनी का मीनिंग क्या है। डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है वो सेक्शन 2 क्लॉज 22A में लिखा है। फॉरेन कंपनी क्या होती है सेक्शन 223A में लिखा है। मैं आपको एक और बात सेक्शन 2 के रिगार्डिंग बताना चाहता हूं, सेक्शन 2 से संबंधित एक और बात बताने वाला हूं कि जो सेक्शन 2 होता है उसमें जो डेफिनेशंस लिखी जाती है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी जाती है। जैसे डिक्शनरी आप खोलते हैं ना, तो डिक्शनरी पे ए से लिखे हुए वर्ड पहले आते हैं, बी से लिखे हुए बाद में आते हैं, ऐसे करके जेड तक जाते हैं। अगर ए के भी मैं वर्ड देखूंगा तो ए के बाद ए वाला पहले आएगा, ए बी कर जो होगा वो बाद में आएगा, ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे होते हैं। सिमिलरली जो डेफिनेशंस लिखी गई है वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखी गई है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप पाएंगे कि ए सबसे पहले आता है, इसलिए 27 में आ रहा है। असेसी के बाद असेसमेंट आता है। अगर डिक्शनरी में देखोगे तो असेसी के बाद असेसमेंट का वर्ड आएगा, तो उसका अगला सेक्शन असेसमेंट है, सेक्शन 28। कंपनी की बात करोगे तो वो सी पर आएगा, वो सेक्शन 217 में जाकर फंसा। सी के बाद डी आएगा तो डोमेस्टिक कंपनी सेक्शन 222A। डी के बाद एफ आता है तो 223A। यानी सेक्शन बढ़ते जा रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं। जो बीच में नहीं आया 217 और 222A के बीच में जो सेक्शंस नहीं आए, वहां भी कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखे होंगे जो शायद आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में गिवन नहीं है। डोमेस्टिक कंपनी का मीनिंग क्या होता है? डोमेस्टिक कंपनी मीन्स एन इंडियन कंपनी, यानी इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी होती ही है। और साथ में अ कंपनी विच हैज मेड प्रिस्क्राइब्ड अरेंजमेंट्स फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन इंडिया एंड डिविडेंड शुड बी पेएबल आउट ऑफ द इनकम लायबल टू इनकम टैक्स। वाह, क्या बात लिखी है। इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी होती है। अब आपका सवाल होगा इंडियन कंपनी क्या होती है, वो बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर, वो भी पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। तो डोमेस्टिक कंपनी में इंडियन कंपनी भी आती है और ऐसी कंपनी भी आती है जिसने डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड का अरेंजमेंट इंडिया में किया है, इंडिया में डिक्लेयर कर रही है, इंडिया में डिविडेंड पे कर रही है और ऐसी इनकम से पे कर रही है जो कि इनकम टैक्स के लिए लायबल है। तो वो कंपनी भी जो है डोमेस्टिक कंपनी की कैटेगरी में आएगी। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन सबसे सरल है, जो एक एक बच्चा याद कर सकता है, एक एक स्टूडेंट याद कर सकता है। इट मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी। बात खत्म। सबसे आसान डेफिनेशन फॉरेन कंपनी की है, इट मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी। बात खत्म।
यहाँ तक कि अगर आपको बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ेंगे और इंडियन कंपनी क्या होती है उसे समझेंगे। इंडियन कंपनी क्या होती है? द कंपनी शुड बी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द कंपनीज, एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013। मतलब जो कंपनीज एक्ट में कोई कंपनी बनी है, फॉर्म हुई है, रजिस्टर हुई है, उसे इंडियन कंपनी बोलते हैं। ये एनी लॉ का मतलब क्या है समझ नहीं आ रहा। ये कंपनीज एक्ट जो 2013 आया है ना, उससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। वो 1956 से पहले 1800 का कंपनीज एक्ट था। अब ये तो है नहीं कि आपकी जो टाटा बनी है, टाटा मोटर्स, ये मारुति सुजुकी, ये जो कंपनी बनी है, ये कंपनीज एक्ट 2013 में तो फॉर्म नहीं हुई है। ये तो कंपनीज एक्ट 1956 या उससे पहले वाले कंपनीज एक्ट में फॉर्म हुई है। धीरे धीरे कंपनीज एक्ट अपडेट होते रहता है, नया एक्ट आते रहता है। इसीलिए यहां पर लिखा है कि किसी भी एक्ट में अगर कंपनी बन गई है तो उसे हम इंडियन कंपनी मानेंगे। इसके साथ एक कंडीशन और है, एंड लिखा हुआ है और नहीं लिखा, तो यानी कि कंपनीज एक्ट में फॉर्म होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए, और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है या प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी जो है इंडिया में होना चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस या प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी शुड बी सिचुएटेड इन इंडिया। इंडियन कंपनी में और भी बहुत कंपनीज आती है। ऑल्सो इंक्लूड्स, एक तरह से हो गया मीन्स एंड इंक्लूड, हाइब्रिड डेफिनेशन। कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश्ड अंडर सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट। मतलब कई सारी कॉरपोरेशंस होती है, जो कि गवर्नमेंट के एक्ट से बनती है। अब जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, वो भी इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आईसीआई वैसे सेटअप हुआ है, तो इसका मतलब वहां पर कंपनीज एक्ट के अंदर तो रजिस्टर नहीं हुआ। पर अगर किसी सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट में किसी एस्टेब्लिशमेंट को बनाया गया है, किसी कॉरपोरेशन को बनाया गया है, तो उसे भी कंपनी, इंडियन कंपनी की डेफिनेशन में काउंट करेंगे। इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से जो रेट लगती है कंपनी की, वो इंडियन कंपनी मानकर लगेगी। जो प्रोविजन में लिखा हुआ है इंडियन कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, वो उनको मिलेगा। इनकम टैक्स के लिए उसे इंडियन कंपनी मानेंगे। एंड कंपनी फॉर्म्ड इन जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरीज ऑफ पौंडीचेरी, गोवा, दमन दीव, दादरा एंड नागर हवेली। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, अब उसे हटाया गया है और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री का है। सिमिलरली यूनियन टेरिटरीज का भी अलग अलग कुछ ना कुछ प्रिविलेज दी जाती है। तो उन यूनियन टेरिटरीज में या जम्मू कश्मीर में अगर सेपरेटली किसी कंपनी को फॉर्म किया गया है, कंपनीज एक्ट के अंडर नहीं जो पूरी कंट्री पर एप्लीकेबल है, बल्कि उनके इंडिविजुअल एक्ट में किसी कॉरपोरेशन को फॉर्म किया गया है, कंपनी को फॉर्म किया गया है, तो वो भी इंडियन कंपनी की डेफिनेशन में आएगी। तो ये इंडियन कंपनी की डेफिनेशन है। कंपनीज एक्ट में कंपनी फॉर्म हो और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में हो। साथ साथ में जो सेंट्रल, स्टेट, प्रोविंशियल एक्ट में कोई कॉरपोरेशन को एस्टेब्लिश किया हो, या जम्मू कश्मीर या फिर यूनियन टेरिटरीज में कोई कंपनी फॉर्म हो, वो सभी इंडियन कंपनी की डेफिनेशन में आती है। यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ेंगे। इनकम की डेफिनेशन देखेंगे। इनकम सेक्शन 2 क्लॉज 24 में गिवन है कि इनकम क्या होती है। सर इनकम क्या होता है? 224 में क्या गिवन है इनकम का मतलब? ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, लिखा है इनकम इंक्लूड्स। इनकम में ये चीजें आती तो है और साथ में आप और चीजें भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए पीजीबीपी, कैपिटल गेन, सैलरी की इनकम, अलाउंसेस, डिविडेंड, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग एटसेट्रा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एटसेट्रा। इंक्लूसिव डेफिनेशन है, बहुत लंबी डेफिनेशन है, याद करने की जरूरत नहीं है। इंक्लूड लिख दिया और जितनी भी चीजें इनकम में आती है वो सारी लिस्ट डाउन कर दी है, जिसे हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। तो इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट करके यहाँ पर डेफिनेशन लिखाया हुआ है कि जो 5 से इनकम आती है, जो भी इनकम आ रही है, वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड करी जाती है। यहां पर हमने काफी डेफिनेशन पढ़ी। अब जरा इंडिया की डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडियन कंपनी से पहले आता है इंडिया। इसके लिए सेक्शन 225A में इसका वर्णन किया हुआ है। इंडिया क्या होता है? मेरी देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ये मेरे देश की धरती जो है वही इंडिया है। टेरिटरी ऑफ इंडिया इज डिफाइंड इन आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 1 में ही बता दिया कि इंडिया का मतलब क्या होएगा। और उसमें ये बाउंड्री जो दे रखी है ना, ये बाउंड्री मैंने बनाई है ड्राइंग। ये जो बाउंड्री है पूरा इंडिया की डेफिनेशन में आता है। हाँ जी, ये इंडिया की डेफिनेशन में आता है। अब आप मुझसे पूछेंगे सर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी इंडिया में आता है क्या? भैया उसका जवाब तो अमित शाह देंगे, मेरे पास नहीं है उसका जवाब कि पीओके जो है इंडिया की डेफिनेशन में आता है नहीं आता।
बट हाँ, जम्मू कश्मीर जो है अपना इंडिया का जो पार्ट है, जम्मू कश्मीर जो है इंक्लूड कर कर ये पूरी जो टेरिटरी बनी है वो इंडिया की डेफिनेशन में आती है, ऐसा आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है। सिर्फ ये लैंड नहीं आता, ये लैंड नहीं आता इंडिया में, लैंड के अलावा जो ये समुद्री किनारा है उसके जो कंटिनेंटल शेल्फ है वो भी आता है, किनारा। अब आप पूछेंगे किनारे का मतलब क्या है? देखिए, किनारे का मतलब ये है कि आप बीच में जाते हैं, तो जब आप पानी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो सैंड रहती है, आपका पहले पाँव जो है थोड़ा सा भीगता है, थोड़ा और गहराई में जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा आप डूबने लगते हैं, और गहराई में जाते हैं पानी सर तक आ जाता है, यानी वो सैंड जो है नीचे नीचे होती रहती है और बाद में जाके जो समुद्र गहरा होता है। तो जिस पॉइंट तक समुद्र गहरा नहीं हुआ है और सैंड है अवेलेबल, वो जो कंटिनेंटल शेल्फ है वो भी इंडिया की डेफिनेशन में आते हैं। और यही नहीं, इंडिया के जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं वो भी इंडिया की डेफिनेशन का पार्ट है। और टेरिटोरियल वाटर का मतलब है 12 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन। ये नॉटिकल माइल्स क्या होता है? कुछ नहीं होता, किलोमीटर तो समझते हो ना, आप नापते हैं डिस्टेंस को। किलोमीटर जो है रोड का डिस्टेंस नापते हैं, यहाँ पर जो टेरिटोरियल वाटर है उसका डिस्टेंस नापने के लिए नॉटिकल माइल्स का प्रयोग किया जाता है। और एक नॉटिकल माइल जो है वो 1.853 किलोमीटर के बराबर होती है। इज दैट क्लियर माई फ्रेंड्स? समझ में आ गया? यही बोला मैंने कि भैया देखिए कि आपका जो टेरिटोरियल वाटर है 12 नॉटिकल माइल, यानी कि एक नॉटिकल माइल जो है 1.853 किलोमीटर के बराबर होती है। तो 12 को मल्टीप्लाई करोगे 1.853, करीब करीब आपका 20-21 के करीब आ जाएगा। मैंने कैलकुलेट कर देखा नहीं है। आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे किलोमीटर से तो आपको पता लग जाएगा कितने किलोमीटर तक जो पानी है वो भी इंडिया का पार्ट है। तो 12 नॉटिकल माइल आएगा, वो 12 नॉटिकल माइल आएगा और एक नॉटिकल माइल जो है 1.853 किलोमीटर के बराबर है। जब आप समुद्र में जाते हैं, इस डिस्टेंस में जाते हैं 12 नॉटिकल माइल तक, तो सी बेड और सबसॉइल आता है। सी बेड का मतलब जो नीचे पत्थर होते हैं, 12 नॉटिकल माइल समुद्र में जाते हैं, उसके जब नीचे जाएंगे गहराई में तो वहां पर आपको सी बेड मिलेंगे, सी रॉक्स मिलेगा और उसकी सॉइल मिलेगी। कहीं ना कहीं तो नीचे जाकर टक्कर खाओगे ना। स्कूबा डाइविंग कर लेना, नीचे चले जाना, बिल्कुल नीचे चले जाना, जाकर कभी ना कभी तो बिल्कुल नीचे तक पहुंचोगे। तो वहां पर जो रॉक वगैरह रखी गई है, सॉइल वगैरह है, वो सब का सब जो है इंडिया की डेफिनेशन में आएगा 12 नॉटिकल माइल तक। तो लैंड हो गया, 12 नॉटिकल माइल तक का डिस्टेंस हो गया, और साथ में जो है 12 नॉटिकल माइल के बाद, यानी बेस लाइन से जो 200 नॉटिकल माइल होता है, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल होता है, उसमें 12 नॉटिकल माइल तो आपको पता लग गया टेरिटोरियल वाटर है। उसके बाद का जो हिस्सा है 188 नॉटिकल माइल्स, उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। नाम सुना होगा, कभी सोचा होगा, कहीं न्यूज़पेपर में देखा होगा या कभी बुक में पढ़ा होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है उसमें क्या होता है, कंट्री के पास राइट होते हैं कि वो वहां पर जाकर जो है नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इसके बाद का जो एरिया है, इस साइड भी, नीचे भी, ऊपर भी, जहां पर भी पानी आ रहा है ना, इस साइड भी 12 नॉटिकल माइल और उसके बाद 188 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इस साइड भी, नीचे भी वैसा ही है, किसी भी साइड से चले जाइए बात वही पड़ेगी। और 188 नॉटिकल माइल के बाद जो है इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, जिस पर किसी का भी अधिकार नहीं है। नो कंट्री हैज एनी राइट्स। कोई भी जा सकता है, कोई भी जाए, किसी का भी हक नहीं है। एंड साथ में जो है जो इंडिया की डेफिनेशन में आता है, वो आता है स्पेस अबव द टेरिटरी एंड टेरिटोरियल वाटर्स। जो इसके ऊपर का आसमान है, आप ऊपर देखते हैं ना, तो यहां लैंड से लेकर ऊपर हवा तक, वो सारा का सारा इंडिया की डेफिनेशन में आता है। अगर इसको देखें इंडिया की डेफिनेशन को, तो और किसी तरीके से नहीं लिखी हुई है, सिर्फ यही लिखी हुई है। तो यहां पर आप ऐड करेंगे स्पेस अबव टेरिटरी, अपने नोट्स में नोट डाउन करेंगे, एंड टेरिटोरियल वाटर्स, ये आप जरूर लिखेंगे, अपनी कॉपी में ऐड करेंगे। वैसे देखा जाए तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी इंडिया की डेफिनेशन के बाहर है। इंडिया सिर्फ 12 नॉटिकल माइल तक ही होता है, पर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसका जो रेलेवेंस है वो यही है कि कंट्री वाले जा सकते हैं हमारे, और वहां पर जाकर नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जा सकते हैं। ये नहीं वहां पर जाकर अड्डा बनाकर अपना पूरा इंडिया का लैंड वैंड बनाकर कर लिया, क्योंकि समुद्र में भी लैंड बन सकते हैं। दुबई ने ऐसा किया है, मिट्टी ला ला के वहां पर रेत डालकर लैंड बना दिया, आर्टिफिशियल लैंड। तो वो नहीं कर सकते आप, नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो इंडिया की डेफिनेशन का पार्ट है।
आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होएगा और फिर आपका मैं स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। नोट्स हो गए, क्वेश्चंस हो गए, उसके ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी को आप रिवाइज करिए डेली बेसिस पर, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। कोई डाउट आए मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, स्टडी ग्रुप्स में पूछ लीजिए, ईमेल कर दीजिए और रेगुलर रहिए अपनी क्लासेस में। जितनी क्लासेस होती है आराम से देखिए, तसल्ली से बैठ कर देखिए। बहुत व्यूज़ मिले हैं आपको, डबल से ज़्यादा व्यूज़ मिले हुए हैं, डरने की बात नहीं है, वो भी ख़त्म हो गए और कुछ जुगाड़ कर देंगे व्यूज़ बढ़ाने के लिए। आराम से देखिए लेक्चर को, पूरा लेक्चर देखिए, नोट्स उस टाइम मत लिखिए, नोट्स पहले से लिख कर रखिए, फिर लेक्चर को अटेंड करिए। जो भी चीज़ें समझ में आए उसे नोट्स में अगर मार्क करना है, ऐड करना है, कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले पुराने नोट्स को रिवाइज करिए। इतनी एक्सरसाइज आपको करनी है जब तक क्लासेस चलती है। जिस दिन क्लासेस कंप्लीट हुई आपको लगेगा यार ये तो मैंने सब नोट्स में लिखा हुआ है, सारी इंपॉर्टेंट बातें मार्क्ड है, 3 4 5 6 बार रिवाइज हो चुका है, तो आपको क्विकली सारी चीज़ें हो जाएगी दिमाग में याद। सोचेंगे कि मैं लिख कर पहले रख लेता हूँ, लिख लूंगा बाद में, अभी सिर्फ देख लेता हूँ, तो नहीं चलेगा। साथ साथ में पहले लिख लो, फिर वीडियोस देख लो, फिर उसकी रिवीजन करो रेगुलर बेसिस पर नेक्स्ट क्लास में आने से पहले। ये आपका काम है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।